Over to you, sir. धन्यवाद डॉक्टर मोनिका। गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज बुढ़ार शहडोल द्वारा कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर स्ट्रेटेजीज एट प्रेजेंट सिनेरियो विषय पर आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की स्थिति में इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विद्यमान मेरे अनन्य मित्र, शुभेच्छु, सहयोगी, प्रिय भाई प्रोफेसर मुकेश कुमार तिवारी जी, माननीय कुलपति पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल, इसको अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बनाने में सहयोग कर रही प्रोफेसर एरिना आर फोमिना, प्रोफेसर मैरीबेल जी नोनेटो, इसके अतिरिक्त प्रोफेसर पल्पू पुष्पांगदन, डॉक्टर अनिल उपाध्याय, प्रोफेसर एस.के. मिश्र, प्रोफेसर भूमनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर ए.के. शुक्ल, डॉक्टर तरुण ठाकुर, डॉक्टर प्रशांत सिंह, इस महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर आशा अग्रवाल, जिनको मैं अभी सुन रहा था, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज कुजूर, आयोजन सचिव डॉक्टर राधे श्याम नापित, इसके अतिरिक्त अन्य सभी महान भाव, देवियों, सज्जनों जो विभिन्न रूपों में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित है। खुशी इसलिए है कि आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसे कोविड-19 का दौर कहते हैं, इसमें पर्यावरण संरक्षण विशेष विचारणीय विषय है और इसको लेके चिंता भी है और चिंतन भी है कि जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं अथवा जीवन की क्या अनिवार्यताएं हैं। उसमें सबसे प्रमुख अनिवार्यता, आवश्यकता पर्यावरण है, या कह सकते हैं कि जीवन के लिए सर्वाधिक उपादेय अगर कोई घटक है तो वह पर्यावरण है। ऐसी सभी प्राकृतिक चीज़ें जो पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती हैं पर्यावरण के नाम से जानी जाती हैं और इसके 5 घटक माने जाते हैं: जल, जमीन, जंगल, जन और जानवर। 2 सहायक घटक हैं, वायु और प्रकाश। ये सहायक क्या और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। ठीक इसी तरह से मनुष्य के लिए भी माना गया है कि 5 तत्व जब मिलते हैं तो यह शरीर बनती है। छित, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसके जो 5 तत्व हैं वह पर्यावरण के घटक हैं। इसलिए जीवन के लिए आवश्यक है कि पुरुष प्रकृति संबंध स्वस्थ हो, नियमित हो, नियंत्रित हो और सुव्यवस्थित हो, तभी जीवन संभव है और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें उसमें आ जाती हैं। क्या हमारा पर्यावरण हमारा परिवेश है? क्या हमारा पर्यावरण प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उसी से समन्वित है, अथवा हमारा जीवन भी कहीं न कहीं पर्यावरण का हिस्सा है? मूलतः जीवन के लिए आवश्यक है प्राणवायु, जल। इन 2 की विशेष उपादेयता है और जिस पर हम अवलंबित हैं, जमीन अर्थात पृथ्वी, इसकी महत्ता है। 3 तो प्रत्यक्ष, जिसकी अनुभूति हमें हो रही है और इसलिए इसे बचा कर रखना और इसके साथ आगे बढ़ना यह हमारा नैसर्गिक स्वभाव होना चाहिए और धर्म होना चाहिए। हमारे यहाँ भूमि को तो माँ माना गया है। अथर्ववेद में अथर्वण ऋषि का कथन है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि ये जो भूमि है हमारी माँ है और हम सब इसकी संतान हैं। इस रूप में देखने का विधान है, क्योंकि जो भी विकास होगा, संचरण होगा, इस धरा पर ही होगा। इसलिए धरा के जो उपादान हैं उनका संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी बातें
तो संकेत संकेत में कह दी जाती हैं। जल ही जीवन है, जीवन है ही जीव और वन। जीवधारी हो, वन हो, तभी जीवन चलता है। अर्थात पर्यावरण के लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के सभी संसाधनों पर सम्यक दृष्टि से विचार करें, समय की दृष्टि से विचार करें, और तभी हम अपना व्यवहार करें। कोविड-19 ने सिखा दिया है कि प्रगति के जितने आयाम हैं वो बहुत मायने नहीं रखते, बहुत स्थिर, प्रभावी और उपयोगी नहीं हैं। आज हम जिस स्थिति में हैं, दुनिया के विकसित, विकासशील और विकासोन्मुख हर प्रकार के राष्ट्र एक धरातल पर खड़े हैं। विकास की जितनी इबारतें अब तक लिखी गईं, जितने मानक तय किए गए, जितने दृष्टांत प्रस्तुत किए गए, आज सभी अर्थहीन हैं। विकसित राष्ट्र भी उसी कठिनाई में है जो एक सामान्य राष्ट्र अनुभव कर रहा है। अर्थात जब प्रकृति का प्रकोप होता है तो उसके सामने सभी एक जैसे हो जाते हैं और सबके मन में एक ही भाव होता है, जीवन संरक्षण। ये कोविड-19 का फेज अप्रिय है, अस्वीकार्य है और किसी भी रूप में प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन कुछ बातें इसने अवश्य सिखा दी। जैसे हर घटना एक सीख देती है, इस कोविड-19 नामक अदृश्य विषाणु ने भी एक सीख दे दिया। पहली सीख तो यही है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर हमें रहना होगा। आरंभ से ही इस पर विचार हुआ है। इसीलिए तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकारों की चर्चा हुई तो उसमें पर्यावरण को भी एक अधिकार के रूप में जोड़ लिया कि हमारे आसपास जो प्रकृति ने दे रखा है, इस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। लेकिन इस धरा पर बढ़ते हुए कई प्रकार के दबाव ने पर्यावरण के साथ अन्याय किया। पहला तो हम लोग कहते हैं कि आबादी का घनत्व क्रमशः बढ़ रहा है या पृथ्वी पर आबादी बढ़ रही है। इसके कारण जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका दोहन तेजी से बढ़ा है। दूसरा कारण, इस आबादी को सुव्यवस्थित रखने के लिए नगरीकरण, शहरीकरण का विकास तेजी से हुआ और इस विकास के क्रम में प्रकृति का जो संतुलन इस धरा पर हुआ करता था, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ। जंगल काटे गए, नगर बने, शहर बने, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन गए, कई प्रकार के नाम इसके हो गए और क्रमशः हमने प्रकृति द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय क्षेत्र में हस्तक्षेप आरंभ किया। इससे भी संतोष नहीं हुआ। मनुष्य को सुख सुविधाएं चाहिए। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है इस धरा का, इसलिए उसे लगा कि हम अपनी मेधा से, प्रज्ञा से, ज्ञान से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और प्रकृति पर विजय समानांतर निर्माण से ही संभव है। तो उसने विज्ञान का आश्रय लिया, औद्योगिक आस्थान बने, औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, उसमें आय बढ़ाने के नियोजन किए गए और रोजगार के अवसर सृजित किए गए। हम कृषि से बढ़कर उद्योग की तरफ बढ़ गए और उद्योग के चलते दो क्षेत्र तेजी से प्रभावित हुए, वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। फलतः बड़े बड़े औद्योगिक आस्थान बने, एक नई समस्या उत्पन्न हुई। जैसे जैसे ही हमने जंगलों में प्रवेश किया नगरीकरण के क्रम में अथवा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के क्रम में, तो वहाँ के जानवर विस्थापित हुए, आबादियाँ बनी, तमाम विकास हुआ। जब हमें औद्योगिकरण की आवश्यकता पड़ी तो दूसरा विस्थापन शुरू हुआ। मूल स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए अन्यत्र रहने की व्यवस्था की गई। तो एक तरफ जानवरों का विस्थापन हुआ, दूसरी तरफ हमने स्वयं अपना विस्थापन कर लिया। तो एक मूल समस्या उत्पन्न हो गई कि हमें अपने स्थान पर रहने की कितनी गारंटी है और कितनी चिंता है, क्योंकि हम सुविधा भोगी लोग हैं, हमें अधिक से अधिक सुविधाएं चाहिए। उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के दौर में हमने तेजी से आय बढ़ाने का प्रयास किया, वैयक्तिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और फलतः एक प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई आर्थिक जगत में, गला काट प्रतिस्पर्धा। और इस प्रतिस्पर्धा में हम क्रमशः प्रकृति को
संचित नहीं किए, सीमित करते चले गए, जो पूरे मानव समुदाय के लिए फेफड़ा है स्वतंत्रता का। सबसे बड़ा क्षेत्र ब्राजील का जंगल हुआ कटा, अभी है। इंडोनेशिया के जंगल जो एशिया के लिए फेफड़ा कहे जाते हैं, उनकी कटान हुई। और पूरे विश्व में जितने भी देश हैं प्रगति के नाम पर निबनीकरण की प्रक्रिया में लीन हो गए। तो निबनीकरण भी, शहरीकरण, औद्योगिकरण और निबनीकरण, यह प्रकृति के साथ अति के कारण बने और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता चला गया। हमने अधिक उत्पादन के लिए केमिकल खाद का प्रयोग किया। जो कीट पतंगे हैं उन्हें नष्ट करने के लिए हमने केमिकल का प्रयोग किया, फलतः जमीन प्रदूषित हुई। हमने विकास के क्रम में औद्योगिक आस्थान बनाए, उसके कचरे निकले, नदियां प्रदूषित हुई, उनके धुएं निकले, वायु प्रदूषित हुआ। इस तरह जल, वायु और जमीन तीनों क्रमशः प्रदूषित होते चले गए। स्थिति यहाँ तक आ गई कि शुद्ध ऑक्सीजन के स्थल तलाश किए जाने लगे। टूरिस्ट प्लेस बनाए गए सुख सुविधा के लिए, मनोरंजन के लिए और देखने के लिए। प्रकृति ने बहुत सारी सुंदर चीजें दी। हम वहाँ गए, हमने वहाँ जाकर कचरा फेंका, कचरा घर बनाने की कोशिश की। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमने अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने वितान, परिवेश और प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को हेय कर दिया। फलतः उसका कभी न कभी कुफल हमें भोगना ही था। आज की जो स्थिति है, इस प्राकृतिक क्षरण के चलते हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, यह क्रमशः घटती चली गई। प्रकृति ने हमारी सुविधा के लिए बहुत कुछ दिया है, हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी लोभ पूर्ति के साधन प्रकृति के पास नहीं है। इसीलिए भारत की परंपरा में इसका विधान है। ईशावास्योपनिषद उपनिषद में लिखा, ओम ईशावास्य सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्वित धनम। त्यागपूर्ण भोग करना चाहिए। हम धरा से उतना ही लें जितना आने वाली पीढ़ी के लिए आगे दे जाएं, लेकिन हमने इसका ध्यान नहीं रखा। हमने प्रकृति का दोहन किया भरपूर, जंगल कटे, जमीन के पोषक तत्व, धातुएं हमने निकाला। यह ध्यान नहीं रखा कि निकालने का क्रम कितना तेज होता चला जा रहा है कि भूस्खलन होगा, बाढ़ की समस्या आएगी, सूखा की समस्या आएगी। ये सारी समस्याएं बढ़ती चली गई क्योंकि हम अपने को विजेता मानकर चलते हैं। मनुष्य विजेता है, उसके पास बहुत बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से कुछ भी कर सकता है। हम यह भूल गए कि प्रगति के दौड़ में हमारी बुद्धि के समानांतर तकनीकी युग में आर्टिफिशियल ब्रेन भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा, पैरेलल ब्रेन भी होगा कंप्यूटर की तरह। अर्थात हमने इस प्रगति की प्रतिस्पर्धा और दौड़ में अपने समानांतर बुद्धि वलय को विकसित कर दिया। यह घातक है। मनुष्य बनाम मशीन की लड़ाई में लगता है कि मशीन का महत्व ज़्यादा हो गया है। टैलेंट वर्सेस टेक्नोलॉजी में लगता है टेक्नोलॉजी का महत्व ज़्यादा हो गया। जब मनुष्य का महत्व होगा, मनुष्य विजयी होगा, टैलेंट विजयी होगा, तब प्रकृति के साथ हमारा संतुलन श्रेयस्कर होगा। यह हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें पुनः इस कोविड-19 के फेज में अपने को तरोताज़ा करना है, खड़ा होना है, विषाणु से बचना है, अपनी जिज्ञासा के बल पर पुनः आगे बढ़ना है, पुनः आय आजीविका के साधनों को जागृत करना है, तो जरूरी है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और यह बढ़ेगी प्रकृति के सामीप्य से। ऐसे सभी क्षेत्रों के निवासी जो प्रकृति के समीप हैं, इस विषाणु से सबसे कम प्रभावित हैं। कारण उनके पास वनौषधियां हैं, उनके ऊपर प्रकृति का वरदान है। और यह वरदान जो प्रकृति प्राप्त लोग हैं उनको सुरक्षित करता है। इसलिए हमें अब ध्यान रखना चाहिए कि अब विकास के नियोजन नए तरीके से किए जाएं। ऐसा नियोजन हो कि जहां औद्योगिक आस्थान बनते हैं वहां उन लोगों के लिए भी आवास हो जो उस आस्थान को विकसित करने में
अपना श्रम लगा रहे हैं। ये सारी बातें अब ध्यान में रखने की ज़रूरत है। विकास के क्रम में पूरा विश्व ही एक गांव बन गया, जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। हमारी संस्कृति में इसके लिए विधान है कि पूरी धरा को ही हम परिवार मानते हैं। महोपनिषद में लिखा है, अयम निज पुरोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुस्तान के लोग उदार चरित्र के हैं और ऐसे लोगों के लिए पूरी वसुधा ही एक परिवार है। और क्योंकि हम धरा को परिवार मानते हैं, तो आज के इस संत्रास युक्त दौर में हमारी संवेदना सबसे ज़्यादा है। परिवार के प्रति, परिवारी जनों के प्रति, जुड़े हुए लोगों के प्रति। दुनिया में जहाँ कहीं भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को हम परिवार की तरह मान रहे हैं, और सबके प्रति हमारे मन में संवेदना है। पर्यावरण की चिंता बहुत पहले से पूरी दुनिया को है। इसलिए 1974 से ही प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका आशय ही होता है कि हम हरित परिवेश को बनाए रखें। हरित राजनीति, हरित शांति, हरित विकास, ये नए नाम आ चुके हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर और पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को लेकर। अब आवश्यकता है कि हम वायुमंडल को सुरक्षित रखें, हम जल मंडल को सुरक्षित रखें, हम थल मंडल को सुरक्षित रखें, और इसके लिए हमें सीमित उपभोग करना चाहिए, सतत विकास के रास्ते पर चलना चाहिए। जैसा मैंने आरंभ में ही कहा, हमारे यहाँ ईशावास्योपनिषद में इसका विधिवत वर्णन है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। पूरे धरा को इस भाव में देखना चाहिए, और इसलिए हमें संचय और संयम दोनों पर ध्यान रखने की जरूरत है। संतोष करना चाहिए। बहुत अधिक लालसा भी हमारे प्रगति का कारण नहीं बनती, कष्ट का कारण बन जाती है। दुनिया की जो प्रतिस्पर्धा है वह विकास के लिए होना चाहिए। तकनीकी दौर में हमने बहुत उन्नति की, सुख सुविधा के बहुत सारे साधन जुटाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमने संघार के साधन जुटाए। अब पुनः नए सिरे से विचार करना है कि विज्ञान की दिशा क्या होगी। अब ज़रूरत है चिकित्सा क्षेत्र में निवेश करने की, औषध विज्ञान पर ध्यान देने की, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित और संरक्षित रहे। पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है, भारत में भी बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है। हमारे देश के महानायक, जो वैश्विक स्तर पर महानायक के रूप में समादृत हैं, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, निरंतर इसके लिए संदेश देते रहते हैं और स्वयं आगे बढ़कर नियंत्रण करते हैं, नेतृत्व देते हैं। 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर लगाना जरूरी है, सतर्कता और सक्रियता ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज के दौर में हमारी सोच बदली है, हमारा जो स्वभाव है वह बदला है। अब हम डॉक्टर लोगों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए, सैनिकों के लिए, जो स्वैच्छक हैं, सेवा देने वाले लोग हैं, उनके लिए सम्मान का भाव रखते हैं, उनका नमन करते हैं, वह नमनीय है। इसलिए अब विज्ञान को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम तकनीकी विकास के साथ मनुष्य को सुरक्षित रखने का विधान करें। और इसके लिए आवश्यक है जहाँ भी विकास के स्तंभ तैयार किए जाएं, विकास के स्थल निर्मित किए जाएं, वहाँ पर्यावरण पर पूरा ध्यान दिया जाए। प्रत्येक शुभ अवसर पर हम वृक्षारोपण करें, प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर हम वृक्षारोपण करें। अगर किसी आगत अतिथि को किसी विशेष अवसर पर उपहार देते हैं तो हम उन्हें पौधे और वृक्ष उन्हें भेंट करें, ऐसे पौधे जो कालांतर में वृक्ष बने। हम आवाज़ धीमी करें, रेडियो की, टेलीविज़न की और सड़कों पर चलती हुई गाड़ियों की, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें और वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों पर ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका भी दुरुपयोग ना करें, जल का दुरुपयोग ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली हैं जीवन में। हमारे देश में सतत विकास के लिए पर्यावरण वंदन की व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण वंदन है। जब हम शांति पाठ करते हैं तो उसमें वनस्पति शांति की बात करते हैं। हमारे यहाँ हर घर में तुलसी लगाने का विधान है।
तुलसी का बंधन करते हैं। जो प्रकृति के उपादान हैं किस तरह बंधन करते हैं, गज को गणेश मानते हैं। हम आज तकनीकी दौर में हैं, कंप्यूटर की दुनिया में हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। कंप्यूटर का जो संचालन करते हैं माउस, मूषक हमारे यहाँ वंदनीय, सर्प वंदनीय है, नागपंचमी के दिन विशेष रूप से याद करते हैं। काग पक्षी हमारे यहाँ वंदनीय है, पितृपक्ष में तो विशेष रूप से याद किया जाता है। हम हर क्षेत्र में प्रकृति और जंतु सबके साथ एक सम्मान सूचक व्यवहार करते हैं, सम्मान परक व्यवहार करते हैं। और इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, स्थावरों में हिमालय हूँ। अर्थात हमारे यहाँ ईश्वर का निवास कण कण में है, तृण तृण में है। इसका हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र में हूँ इसे आदिवासी अंचल कहा जाता है। रेवाखंड जनजातीय समाज की बहुलता है। हर जनजातीय समुदाय के लिए एक देवता है, हर देवता का निवास एक वृक्ष में होता है और वह वृक्ष उस जनजातीय समूह के लिए वंदनीय होता है। भारत की परंपरा में ही वृक्ष वंदनीय है। हम मानते हैं कि वृक्षों में देवी देवता का निवास है, नीम में सूर्य का भी निवास है, देवी का भी निवास है। पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश यक्षिणी सभी का निवास है। बेल में लक्ष्मी जी का निवास है। हम इस तरह वनस्पतियों में अपने प्रभु को आसीन मानते हैं, इसलिए उनका नमन करते हैं। वनस्पति शांति का उद्घोष करते हैं। मूल भाव यही है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल करना पुनः सीख लेना चाहिए। अब हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। जल सुरक्षित रहेगा, जीवन सुरक्षित रहेगा। धरा सुरक्षित रहेगी, जीवन सुरक्षित रहेगा। वन सुरक्षित रहेंगे, श्वसन तंत्र सुरक्षित रहेगा, जिस पर बहुत ज़्यादा प्रहार या कोरोना नामक विषाणु कर रहा है। हमें इन सब बातों का निरंतर ध्यान रखना है। हम उतना ही उपभोग करें प्राकृतिक संसाधनों का जितना आज के जीवन के लिए आवश्यक है, और उतना दे कर जाएं जितना भावी पीढ़ी के लिए उपयोगी सिद्ध हो। यही सतत विकास का मंत्र है। आपकी परिचर्चा में बहुत महत्वपूर्ण विषय उठेंगे, परिचर्चा होगी। इस संगोष्ठी की सफलता की शुभकामना। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि पूरी धरा को हरित धरा बनाएंगे, हरित शांति का वातावरण बनाएंगे और विकास भी हरित होगा। और ऐसे चतुर्दिक हरित वातावरण में हिंदुस्तान को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त और ज्ञान लोक का महानतम राष्ट्र बनाने में हम अपना योगदान करें। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।